हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस 12 में। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान। ठीक है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र या अध्याय 1 में आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 1.10, है ना। अभी तक हमने 1.9 उदाहरण कर लिए हैं, है ना। आज के इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं उदाहरण 1.10। ठीक है, जिसके लिए प्रश्न लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, आप किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एक हमारे पास डायग्राम है और ये प्रश्न नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न की चित्र में विद्युत क्षेत्र अवयव ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर हाफ। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, अल्फा एक्स की पावर हाफ है। ठीक है, और ई वाई और ई जेड जो वाई अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र है और जेड अक्ष की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, 0 है। आगे कह रहा है जिसमें अल्फा बराबर है 800 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसके बाद फिर मीटर का हाफ है, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है ये अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, और ये जो एक्स की पावर हाफ है इसके लिए ये जो एक्स है, एक्स अक्ष में हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो हमारा है वो एक्स अक्ष पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक्स की दूरी जो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मीटर में। यहाँ पे एक्स की पावर हाफ है इसलिए यहाँ पे मीटर की पावर हाफ आ गया है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दो क्वेश्चन है ए और बी। ए में कह रहा है घन से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब इस ये जो घन है, ठीक है, और ये जो घन है, घन में चित्र में बना हुआ है कि ये घन है, इस घन के कोर की लंबाई कितनी है, ए है। ठीक है, तो हमें इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। और ये दूसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, बी नंबर में, कि घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है, जो प्रश्न कह रहा है सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष में है। ठीक है, एक्स अक्ष में कितना है, अल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष पर डिपेंड कर रहा है, एक्स अक्ष पर निर्भर करेगा, है ना। ठीक है, उसके लिए हम बात आगे करेंगे कैसे निर्भर कर रहा है। ठीक है, और वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, जेड अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 0 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसमें जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, और साथ एक्स की पावर हाफ है इसीलिए यहाँ पे मीटर की पावर हाफ आ गया है। तो हमें घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, इस घन से कुल कितना फ्लक्स गुजर सकता है और यह घन के भीतर आवेश कितना होगा। ठीक है, यदि घन के कोर की लंबाई ए बराबर कितना हो, 0.1 मीटर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने दो क्वेश्चन बेसिक के लिए कर लिए थे, है ना। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित न्यूमेरिकल ही है, दो हमने बेसिक इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन बेसिक तरीके से किया है। अगर आप उन दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं, एक ही वीडियो में दोनों हमने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स न्यूमेरिकल करके डला हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे जब आप उन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो ये वाला एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, है ना। जब उनको सीखने के बाद, हमने वो वीडियो सीखने के लिए ही बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लिंक को डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो पहले तो हम याद करेंगे विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। ठीक है, वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर, इधर आपका पूरा क्वेश्चन है, इधर आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहीं से हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फ्लक्स से निकालना है इस घन से गुजरने वाला। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लक्स का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो फ्लक्स का सूत्र क्या है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जहां पे ये जो फाई है, फाई का मतलब क्या है, तो इस फाई का मतलब है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र। और ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, जिस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, यह क्षेत्रफल।
और यहाँ पे जो थीटा है ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक है। अब जो ये तो हमारे पास फ्लक्स निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि जो प्रश्न में जो ये चित्र बना हुआ है ये किसका है, घन का है। और घन में कितनी फलकें होती हैं यह भी आप जानते हो, कितने फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, है ना। तो अगर घन में 6 फलकें हैं तो 6 फलकों से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और कितना कितना गुजरेगा ये हमें पता करना है। ठीक है। तो 6 फलक है इस घन में। पहले हम फलक देख लेते हैं कौन कौन सी फलक हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपके सामने कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है। और ये घनाभ के आकार का है, लेकिन अभी हम इसको घन मान के चल रहे हैं कि अगर इसमें हम फलक की बात करें, कितने फलक का मतलब है कितनी सतह है। अगर इसमें हम सतह की बात करें तो इसमें सतह कितनी है, अगर इसको हम पहला नाम दें तो ये 1 2 3, नीचे वाली 4 हो गई, ये सामने वाली जो है 5, ये पीछे साइड वाली 6 फलक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो प्रश्न के हिसाब से विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, ऐसा। ठीक है। कहाँ की तरफ है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो यहाँ पे थीटा की बात करते हैं हम, अगर क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या है, ई ए कॉस थीटा है। विद्युत क्षेत्र तो ठीक है, हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पता कर ली, एक्स अक्ष की दिशा में है। क्षेत्रफल भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 फलके हैं तो 6 फलके हैं तो सभी फलकों का अपना अपना क्षेत्रफल होगा, है ना। और ये घन है तो घन में सभी फलकों का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। तो क्षेत्रफल तो ठीक है, सभी फलकों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की बात करते हैं तो थीटा हम कैसे देखेंगे, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण देखेंगे। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं फलक। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने रखा इसको, अभी इसको आप घन मान के चलिए, है ये घनाभ। ठीक है। ये पहली फलक है, इसको नाम दे देते हैं कि पहली फलक हो गई। ये ऊपर वाली दूसरी हो गई, तो ये ऊपर वाली दूसरी है। ये साइड वाली तीसरी है, तो ये साइड वाली ऐसे बनी हुई है, ये तीसरी है। ठीक है। ये नीचे वाली कौन सी हो गई, चौथी हो गई, तो ये नीचे वाली ये बनी हुई है। ठीक है। ये चौथी है फलक। ठीक है। ये सामने वाली पांचवी है, तो ये सामने वाली ऐसे बनी हुई है। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कि कौन सी है, पांचवी फलक है। ठीक है। अब एक पीछे साइड है ये वाली, तो ये कौन सी फलक है, ये छठवीं फलक है। ठीक है। 6 फलके हो गई। अब बात करते हैं कि 6 फलके हैं मतलब सभी फलकों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि घर के सभी फलके कैसे होती है, वर्गाकार होती है, तो क्षेत्रफल इनका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके बीच का जो क्षेत्रफल सदिश है वो कैसे होगा, क्षेत्रफल सदिश। तो अगर क्षेत्रफल सदिश की बात किया जाए तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये फलक है इसकी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल होगा, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस सतह के लंबवत होगा, ऐसे। ठीक है। एक ये फलक है, एक ये सतह है, इस सतह का भी क्षेत्रफल है। तो अगर इस सतह के लिए बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत बाहर की तरफ होगा, है ना। जब हम फ्लक्स पढ़ रहे थे तो फ्लक्स में हमने बताया था कि अगर 3D वस्तु है तो 3D वस्तु के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश सभी सतह से बाहर की तरफ होता है। ठीक है। तो ये जो पहली फलक है, तो पहली फलक से जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे लंबवत बाहर की तरफ आएगा। ठीक है। ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल सदिश है। सुनिए, ये ऐसे घन रखा हुआ है। ठीक है। तो ये इस सतह से जो क्षेत्रफल सदिश निकलेगा ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, इस वाली सतह से जो क्षेत्रफल सदिश निकलेगा ऐसे लंबवत ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरी वाली सतह के लिए लंबवत ऊपर की तरफ क्षेत्रफल सदिश। ठीक है।
और तीसरी वाली सतह के लिए ये ऐसे बाहर निकलेगा, तीसरी वाली सतह के लिए ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। चौथी वाले के लिए ये ऐसे नीचे निकलेगा, ऐसे जाएगा क्षेत्रफल सदिश लंबवत, ये चौथी वाले के लिए हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चौथी वाली सतह के लिए हो गया। पांचवी वाली ये सामने वाली है, तो पांचवी वाली ये सतह हमने बनाया हुआ है, इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसको ऐसे बना लेते हैं कि लंबवत बाहर की तरफ, ये यहाँ पे है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। और ये जो पीछे साइड वाली है, पीछे वाली साइड से जो क्षेत्रफल सदिश होगा ऐसे लंबवत अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसके लिए ये कहाँ की तरफ होगा, लंबवत अंदर की तरफ होगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इस घन से हमें कुल फ्लक्स गुजरने वाला निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास 6 फलके हैं सभी फलकों से विद्युत फ्लक्स निकालना होगा और फिर क्या करना होगा, उनको आपस में जोड़ना होगा, तो हमें इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें कि फाई टोटल, तो फाई टोटल बराबर हम लिख सकते हैं कि पहली वाली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, इस वाली सतह से जो फ्लक्स गुजरेगा फाई 1 हो जाएगा, जो दूसरी वाली सतह से गुजरेगा वो फाई 2 हो जाएगा, तो तीसरी वाली से गुजरेगा फाई 3 हो जाएगा, तो चौथी वाली सतह से गुजरेगा वो फाई 4 हो जाएगा, जो पांचवी वाली सतह से गुजरेगा फाई 5 हो जाएगा, तो छठवीं वाली से गुजरेगा फाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फ्लक्स पहली वाली सतह से दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी, छठवीं सभी फलक से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, हम क्या कर देंगे, जैसे पहली फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, दूसरी फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तीसरी फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, चौथी से, पांचवी से, छठी से, इसी तरह सभी से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, है ना, और सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहली वाली सतह के लिए बात करते हैं कि फाई 1 बराबर, तो सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या दिया हुआ है, ई एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आ गया ई एक्स, क्लियर है, ठीक है। अब ई एक्स आ गया, अब ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ये क्या है, क्षेत्रफल ए है, ठीक है। और कॉस, अब थीटा की बात करते हैं, तो पहली वाली सतह के लिए अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स अक्ष की दिशा में है इस तरह, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी एक्स अक्ष की ही दिशा में है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ जाएगा cos 0 डिग्री प्लस। अब फाई 2 दूसरे वाले फलक के लिए बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र हमारा मान लेते हैं ई एक्स है, ठीक है, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए थीटा, दूसरी वाली फलक के लिए विद्युत क्षेत्र हमारा इधर है एक्स अक्ष की दिशा में, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी वाली सतह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी वाली के लिए बात करते हैं, तो तीसरी वाली में विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स अक्ष की दिशा में है, पहले तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं, ई एक्स, क्षेत्रफल ए हो गया, फिर कॉस। अब थीटा की बात करते हैं, तो थीटा विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, तीसरे वाले पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है वो कहाँ की तरफ है, इधर बाहर की तरफ है, तो ये इस तरफ है ऐसे, मतलब इन दोनों, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विद्युत क्षेत्र हमारा इधर है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, इसका मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री का, ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस। पहले के लिए बात हो गई, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं चौथी फलक के लिए, तो पहले तो विद्युत क्षेत्र ई एक्स आ गया, क्षेत्रफल ए आ गया, फिर कॉस थीटा की बात करते हैं चौथे वाले सतह के लिए, विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष में है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, क्षेत्रफल सदिश कहाँ की तरफ है, क्षेत्रफल सदिश सतह के नीचे की तरफ है, तो
तो ये नीचे की तरफ लंबवत ऐसे है, इसका मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा कितना बनेगा, ये क्षेत्रफल सदिश है ना, तो इनके बीच को कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया। प्लस पांचवी वाली के लिए बात करते हैं, तो पांचवी वाली में पहले तो विद्युत क्षेत्र ई एक्स आ गया, क्षेत्रफल ए आ गया। अब कॉस थीटा की जगह पे कितना आएगा, तो थीटा की जगह पे समझिए ऐसा कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ की तरफ है, एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे जा रहा है, ठीक है। और पांचवी वाली सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, तो इनके बीच में जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितनी डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। प्लस छठवीं वाली सतह के लिए विद्युत क्षेत्र ई एक्स, क्षेत्रफल ए हो गया, फिर कॉस थीटा की जगह पे बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र हमारा कहाँ की तरफ है, एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे जा रहा है, ठीक है। छठवीं वाली सतह से जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे लंबवत बाहर अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे लंबवत अंदर की तरफ, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में, क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ आ रहा है, तो इनके बीच जो यहाँ पे कोण बनेगा कितनी डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स अक्ष ऐसे जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तो हमारे पास क्या था, सूत्र था, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, हमने बात यहाँ से स्टार्ट की थी। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, फिर कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां cos 90 आया है उसका मान वहां पे क्या रखना है, 0 रखना है, और जहां पे 0 आया है cos 0 वहां पे 1 रखना है, जहां पे cos 180 आया है वहां पे -1 रखना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए मैं इसको उठा लेता हूँ ई एक्स ए cos 90, ठीक है, और इस तरह से 4 में लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा है और फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन चारों में लिखा है क्या, ई एक्स ए cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो अगर हम यहाँ पे cos 90 की जगह पे 0 रखते हैं, तो 0 का गुणा जब इस पूरे से होगा, ये पूरा पूरा फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स ए, ठीक है, गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, प्लस ई एक्स ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस ई एक्स ए 180 का मान -1, फिर प्लस ई एक्स ए और cos 90 का मान 0, प्लस ई एक्स ए और cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस ई एक्स ए, यहाँ पे भी cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा ये भी 0 हो जाएगा, इसमें 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा 0, 0 से गुणा 0, ठीक है, क्योंकि 0 से गुणा होगा ई एक्स ए का, तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो ई एक्स ए है, ये पहली वाली मतलब φ1 है, मतलब पहली वाली सतह के लिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे इनका जो निर्देशांक होगा ये क्या होगा, 0,0,0 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर हम बात करें कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो इस पॉइंट का निर्देशांक मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स कितना है, एक्स की इस पॉइंट की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष में ए दूरी है, पे है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक्स कितना है हमारा, ए है, और एक्स अक्ष पर है तो बाई 0 होगा, जेड भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस वाले पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पर एक्स का निर्देशांक क्या होगा या इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो यह है कहाँ पे, एक्स अक्ष पर है। अब सुनिएगा, इस मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ए है, ठीक है। ये घन है, घन के कोर की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, और घन के कोर की लंबाई क्या है, ए है, मतलब सभी कोर की लंबाई क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी।
मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी ए है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, ए है। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी क्या है, ए है। मतलब अगर हम मूल बिंदु से यहाँ की दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा ए है, ये भी ए है, तो ये पूरा पूरा कितना मिल जाएगा, a प्लस ए मतलब 2a। तो इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 2a होगी। x अक्ष पर है तो y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो इस पॉइंट पर हमारा होगा x का मान होगा 2a और y की वैल्यू होगी a और z की वैल्यू हो जाएगी 0। इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पे होगा x भी a होगा, y भी a होगा और z 0 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0,0 तीनों के लिए। यहाँ पे x अक्ष पर है ये बिंदु और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। तो यहाँ पे हो गया a की वैल्यू हो गई क्या, इसके निर्देशांक को हमने यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट के निर्देशांक को यहाँ पे, तो a हो गया और 0,0 x y और z 0 हो जाएगा। फिर इस वाले पॉइंट की बात किया तो मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी a है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी क्या है, a है। अब a क्यों है, क्योंकि ये घन है, घन के कोण की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए। तो मूल बिंदु से इस वाले पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a है, ये भी a है, a प्लस ए मतलब 2a। इस वाले पॉइंट की दूरी क्या हो गई, 2a हो गई। x अक्ष पर है तो x अक्ष की वैल्यू रहेगी, बाकी y और z 0 हो जाएगा, तो y z 0 है। यहाँ पे देखा तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, x अक्ष पर से x अक्ष में तो 2a दूरी पर है और y अक्ष पर अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या कहलाएगी, घन की कोर कहलाएगी। तो ये y अक्ष पर a दूरी पर रहेगा और z वाला 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये x अक्ष पर है, ठीक है, और x अक्ष से a मीटर की दूरी पर है। अगर इस पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे जो x का निर्देशांक होगा वो x होगा, a होगा और y का भी निर्देशांक क्या होगा, a होगा और z वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हमने शुरू में बताया था वीडियो में कि जब हमने स्टार्ट किया था तो ये बताया था कि जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र x अक्ष पर डिपेंड है, x के मान पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम इस वाले सतह के लिए बात करें, तीसरी वाली सतह के लिए, तो जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास होगा वो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे Ex बराबर अल्फा x की पावर हाफ है, तो तीसरी वाली सतह के लिए हमें x देखना पड़ेगा कि मूल बिंदु से x की दूरी कितनी है, इस पॉइंट की तो कितनी दूरी है, a दूरी है, मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा तीसरी वाली सतह के लिए। अगर पहली वाली सतह के लिए बात करें तो यहाँ पे मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी कितनी है, 2a है, हमें यहाँ पे x की जगह पे 2a रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो पहले तो ये वाली चीजें हमारे पास 0 हो जाएंगी, ये वाली चीजें 0 हो गई और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिखते हैं और साथ में हम विद्युत क्षेत्र भी लिखेंगे। तो Ex बराबर अल्फा, ठीक है, x की पावर हाफ, और कौन सी सतह के लिए, पहली वाली सतह के लिए। तो x की वैल्यू कितनी है पहली वाली सतह के लिए, x का निर्देशांक कितना है इस वाले पॉइंट पर, x का निर्देशांक, क्योंकि पहली वाली सतह है, पहली वाली सतह पर ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है कितनी है, 2a है, यहाँ पे हो जाएगा 2a, ठीक है, की पावर हाफ, क्योंकि Ex बराबर अल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ है, तो Ex की जगह पे अल्फा तो आ गया, लेकिन x भी तो आना चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए। तो x की वैल्यू पहली वाली सतह के लिए कितना है, 2a है, तो 2a और x की पावर हाफ थी तो 2a की पावर हाफ हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल आ गया तो क्षेत्रफल a लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। Ex की बात करते हैं तो किस वाली सतह के लिए यहाँ पे 180 आया था, ये पहली सतह के लिए ये था, दूसरी के लिए ये था, तीसरी के लिए ये था, मतलब तीसरी वाली सतह पर क्या आया, माइनस आया। तो तीसरी वाली सतह के लिए बात करते हैं Ex कितना है, पहले तो Ex अल्फा आएगा, अब x की वैल्यू देखना पड़ेगा, x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये पहली सतह थी, ये वाली ऊपर वाली दूसरी, ये वाली तीसरी थी, है ना। तो तीसरी वाली सतह के लिए जो मूल बिंदु से x की दूरी कितनी है, वो कितनी है, a है। तो इस वाले में हमें अल्फा तो लिख लिया, लेकिन x की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा, क्योंकि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है।
तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर, क्योंकि x की पावर हाफ है तो a की पावर हाफ लिखना पड़ेगा, और ये आ जाएगा क्षेत्रफल a आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इसको और आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये फाई टोटल है आपका। ठीक है, और ये हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, पहला ए नंबर है, तो मैं इधर लिख देता हूँ ए नंबर है, मैंने शुरू में लिखा नहीं था। ठीक है, ए नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कि अल्फा यहाँ भी है, ठीक है, अल्फा यहाँ भी है, क्षेत्रफल ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास फाई टोटल क्या मिलेगा, तो फाई टोटल मिलेगा, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा कॉमन चला गया, ए यहाँ भी है, कैपिटल ए यहाँ भी है, कैपिटल ए क्षेत्रफल है, तो ये भी कॉमन चला गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास ऐसा बचा कि 2a की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। ठीक है ना। अभी इसको हम और ऐसे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं कि फाई टोटल बराबर अल्फा ए हो गया, ये जो 2a है इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे फार्मूला पढ़ा होगा कि a इंटू बी की पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणे b की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम a की घात जो 2a मतलब 2a की पावर कितने 1/2 है, तो हम 2 की पावर 1/2 कर सकते हैं, और a की पावर भी क्या कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/2, a की पावर 1/2, सॉरी ऐसा। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं कि फाई टोटल हमारे पास क्या मिलेगा, तो फाई टोटल हमें मिलेगा, अब यहाँ पे a की पावर कितना है 1/2, यहाँ भी a की पावर 1/2, 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा चला गया, कैपिटल A चला गया, a की पावर हाफ भी कॉमन चला गया, तो अब हमारे पास क्या बचा 2 की पावर हाफ है, और 2 की पावर हाफ का मतलब ये √2 है। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा है a 2 की पावर 1/2 है तो इसको हम √2 लिख सकते हैं। ठीक है, या √2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ये रूट का मतलब ये पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, माइनस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से a की पावर 1/2 बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे 1 तो बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ से देखें तो फाई टोटल हमें क्या मिल गया, फाई टोटल मिला हमें टोटल बराबर ये क्षेत्रफल है ना, किसका क्षेत्रफल है, घन के एक सतह का क्षेत्रफल है। क्लियर है, और घन की सभी सतहें कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं, ये भी क्लियर है आपको। ठीक है, अगर सभी सतहें वर्गाकार होती हैं तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक सतह का क्षेत्रफल वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि घन में कितनी फलकें होती हैं 6 फलकें होती हैं, सभी फलकें कैसी होती हैं वर्गाकार होती हैं, वर्ग के आकार की होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम एक फलक का क्षेत्रफल निकाल पाए तो वही क्या कहलाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा एक सतह के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम एक सतह से क्षेत्रफल निकालना है, एक सतह का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास जो घन है, घन के कोण की लंबाई क्या है स्मॉल ए है, क्या है स्मॉल ए है ना। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालें इसका एक फलक का, हम पूरे घन का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, हम एक फलक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक फलक किस आकार की है, वर्ग के आकार की, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर हो जाता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास भुजा कितनी है, तो घन की एक कोण की लंबाई a है, तो a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम a की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल A की जगह पे लिख देंगे स्मॉल a का स्क्वायर इंटू स्मॉल a की पावर हाफ, ठीक है, √2 माइनस 1। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a की पावर 2 इंटू a की पावर 1/2 मतलब हाफ। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आधार समान रहता है तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 2 प्लस हाफ। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे बन गया कि 2 प्लस 1/2, मतलब ये क्या हो गया भिन्न का जोड़। और जब भिन्न का जोड़ हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ हो गया इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा
2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और इसके हर में 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है, क्योंकि 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, अंश में 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस, और 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब 2 1 कम 2, और अंश में 1 है तो 1 1 कम 1 आ जाएगा, तो 4 1 5/2, मतलब कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा a की पावर 5/2 मिल जाएगा। तो फाई टोटल क्या मिला हमारे पास हुआ कि फाई टोटल बराबर अल्फा a की पावर 5/2 इंटू √2 - 1, ठीक है। ये फाई टोटल है। अब हम सबकी वैल्यू रख के फाई टोटल निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है कितना, 800 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर है, ए की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। √2 की वैल्यू रखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक काम करिए, पहले आप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे काम इसका करते हैं, ठीक है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़िया। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली चीजें मैं रहने देता हूँ, बस नीचे का हटाता हूँ। देखिए फाई टोटल हम निकाल रहे हैं, है ना, इस घन से गुजरने वाला। तो फाई टोटल अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 है, तो ये 800 आ गया। ए की पावर कितनी है, 5/2 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 की पावर 5/2, तो 5/2, फिर √2 - 1, √2 - 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो पहले काम करते हैं, मैं इधर साइड में आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 0.1 की पावर 5/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/10, 0.1 को 5/2, क्योंकि जब 10 से हम 1 को भाग देंगे तो 0.1 ही मिलेगा। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा कि a/v की होल पावर m हो, ये क्या हो जाता है, a की पावर m/v की पावर m, ठीक है, ऐसा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे a की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 बटा 10 की पावर भी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a की पावर कुछ भी हो वही मिलेगा आपको, लेकिन 10 की पावर यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 आ गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, जो 10 की पावर 1/10 की पावर 5/2 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/10 की पावर 5 इंटू ये 10 की पावर 5, और उस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर घात की घात रहती है तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जब 5 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5/2 ही तो आएगा, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको लिख सकते हैं तो 1/2 का मतलब क्या है, तो जिसकी पावर 1/2 है उस पूरे का रूट कर देते हैं। तो 1/2 किसकी पावर है, 10 की घात 5 की पावर है, मतलब 10 की घात 5 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सरल करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 की पावर 4 × 10, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 × 10 की पावर 2 × 10, नहीं लिख सकते भाई, 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 2 × 10 की पावर 2 × 10, ठीक है। इसको लिखना नहीं है आपको नोट कॉपी में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 की घात 2 और 10 की घात 2 का क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो 10 की घात 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/10 की पावर 2 और √10, ठीक है। अब एक काम कर लें, अंश और हर में हम √10 का गुणा कर लें अगर, तो ये ऐसा बन जाएगा 10 की घात 2 × √10, ठीक है। तो अंश में क्या हमारे पास √10 है, बटे में 10 की घात 2 मतलब 100 गुणे √10 × √10, इसका मतलब है इनका गुणा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 × 10,
तो 10 का क्या बन गया, रूट के अंदर जोड़ा बन गया, तो 10 कहाँ जाएगा बाहर, तो रूट 10 बटा ये 100 है गुड़े, यहाँ से 10 बाहर आया, ठीक है, तो रूट 10 बटा 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब रूट 10 की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे लिख रखी थी, ठीक है, और ये कितनी है, रूट 10 की वैल्यू होती है 3.1622, आगे और होता है लेकिन हमने यहीं तक रखा है, ठीक है, बटे में 1000, क्लियर हुआ। अब जब हम 1000 से इसको भाग देंगे ना, तो 1000 से जब भाग देंगे तो लगभग हमारे पास इतना आएगा कि 0.0031622 इतना आ जाएगा, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट के बाद यहाँ तक रखें, बस इतना रखें और बाकी के आगे का बाद वाला छोड़ देते हैं, तो अगर एक पॉइंट के बाद अगर 4 अंक तक रखना चाह रहे हैं तो 5वां अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इस वाले में एक क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो इसको हम केवल क्या लिख लेंगे 0.0023 है और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू थी क्या 0.1 की पावर 5/2, इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिली, इतनी मिली, है ना। इसका मतलब हमारे पास जो आया हमें मिला 0.1 की पावर 5/2, वो कितना मिला हमें 0.0032 ये मिला, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे 0.1 की पावर 5/2 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको केवल समझाने के लिए कि ये हम डायरेक्ट इतना भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको दिखाएं कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ताकि आप सॉल्व कर पाए, निकाल पाए कि ये चीज़ हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जैसे हमने यहाँ से इसको निकालने का प्रयास किया और निकाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी सीधी सीधी वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली यहाँ पे पुट करके आगे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 टोटल बराबर 800 गुणे 0.1 की पावर कितनी है 5/2 है, और 0.1 की पावर 5/2 कितनी आई 0.0032 आई, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, क्या होती है 1.414, ठीक है, -1, एक इसकी वैल्यू होती है रूट 2 की, इधर लिख देता हूँ रूट 2 की वैल्यू ये होती है 1.414, ठीक है, इसलिए हम ये यहाँ पे ये आ गया। चलिए अब आगे करते हैं, 5 टोटल, पहले इसका ये 2 जीरो भूल जाते हैं टाइम के लिए, केवल हम 8 से पहले इस पूरे से गुणा कर लेते हैं, तो 8 का गुणा 2 से होगा पहले, तो 8 दूनी 16 हासिल 1, फिर 8 का गुणा 3 से होगा तो 8 3 24, 24 में एक जुड़ जाएगा क्योंकि हासिल बचा था, 24 से 25, 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 हासिल आया था वो बच जाएगा, 2 आ गया, फिर 8 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, अब इतना आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 जीरो और है, तो 2 जीरो ये लग गया, तो दशमलव कितने अंक बाद लगाने हैं हमें 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाने हैं, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दशमलव लगाना पड़ेगा। अब पहले वाले जीरो हम हटा सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो बाद वाले भी जीरो हटा सकते हैं, जब बाद वाले भी जीरो हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई अंक हो, जैसे यहाँ पे 0 0 था, इधर कोई इसके सामने कोई दूसरा अंक होता है 0 के पहले, तो यहाँ पे उसका मान रहता, लेकिन अभी इसके पहले क्या है 0 0 है, तो यहाँ पे इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा सकते हैं अपन। तो सीधा सीधा अगर यहाँ से गुणा किए तो हमें क्या मिला 2.56, ठीक है, 0 0, ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.56, और 0 0 को भी हटा सकते हैं, केवल इतना लिख सकते हैं, केवल इतना, ठीक है, तो क्या है कितना 0 0 2.5 0.25600 इतना आया। तो ये बात पहले वाले जीरो हटा सकते हैं और बाद वाले भी जीरो हटा सकते हैं, जब हटा देंगे तो हमारे पास केवल इतना बचेगा, ठीक है, तो ये बच गया। अब गुणा ये कितना है 1.414 में एक घटा देना है, और जब 1.414 में एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 0.414 मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे घटाएंगे ना 1.414 में एक घटाना है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा,
4 में 0 घटेगा 0, 1 में 0 घटेगा 1, 4 में 0 घटेगा 0, फिर 1 में घटेगा 0 आ जाएगा, मतलब 0.414 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2.56 में 0.414 का गुणा कर देना है। तो 2.56 में हमें गुणा करना है 0.414 का। पहले 4 का गुणा करते हैं तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2 आ गया, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हासिल 2 आ गया, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 6 से तो 6 ही मिलेगा, 1 से गुणा 5 से करेंगे तो 5 मिलेगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर 4 से करेंगे तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2 आ जाएगा, हासिल 2 आया, 4 दूनी 8, 8 2 10 आ गया। ठीक है, 0 से करेंगे तो वही 0 बढ़ जाएगा, तो 0 का नहीं करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये 4 आ गया, 6 2 8 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 2 4 4 1 5 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया 1। दशमलव कितने के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे दशमलव आ गया। कितना आ गया, लगभग हमारे पास मिला 1.05, ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसको अगर हम एक चाहे तो यहाँ पे एक बढ़ा सकते हैं, तो 1.56 कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फाई टोटल हमें मिला, वो फाई टोटल कितना मिला हमें 1.50, ठीक है 9 8, ये फाई मिला हमें। ठीक है, ये फाई टोटल हमें मिल गया इतना। अब इसका चाहो तो आप मात्रक लिख सकते हो, फाई का मात्रक यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है F/Q। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, E का मात्रक हमें क्या मिल गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मतलब ये अगर हम लिखें, क्योंकि ये थीटा है उसको हटा देंगे कोस थीटा का, बस ये का मात्रक रखेंगे, तो ए का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये मात्रक आ गया। आप लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। मैंने एकदम बेसिक से लेके चला है और एक एक चीज समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर हम दूसरा करते हैं बी नंबर वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं बी नंबर वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो अब बी वाला नंबर करते हैं। बी वाले में क्या कह रहा है, घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। ये तो आसान सा है, घन के भीतर गॉस प्रमेय याद करेंगे, है ना। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स कितना होता है Q/ε0। ठीक है, Q/ε0 होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें, क्योंकि यहाँ पे से हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है कि इस घन के भीतर कितना आवेश रखा हुआ है। तो आवेश निकालने के लिए हम ε0 को क्या कर देंगे, ε0 इधर बटे में, इधर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फाई इंटू ε0। फाई हमने यहाँ से निकाल लिया है कि इस घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है 1.0598 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इतना लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हटाकर बी वाले के लिए। यहां से बी स्टार्ट करते हैं, है ना, कि घन के अंदर, घन के भीतर, घन के भीतर भीतर आवेश, आवेश। ठीक है, घन के भीतर आवेश, चूंकि फाई बराबर क्या होता है Q/ε0, इसलिए अगर हम Q बराबर निकालें तो ये फाई हमारा कहाँ चला जाएगा, ε0 कहाँ चला जाएगा, फाई के साथ गुणे में, क्या बन जाएगा फाई इंटू ε0 बराबर Q। ठीक है, फाई की वैल्यू यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि फाई की वैल्यू कितनी है 1.0598 है। तो इसको अगर हम इतना रखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं कि फाई बराबर 1.05 की जगह पे 6 कर लेंगे, अगर हम 2 अंक तक रखना चाहते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाए, है ना। तो ये 5 से बड़ा है तीसरा वाला अंक, तो इसमें एक बढ़ा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1.06। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे करते हैं। तो Q को मैं इधर लिख लेता हूँ, Q बराबर फाई की वैल्यू
अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं 5 एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर 5 की वैल्यू 1.06 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.8, ठीक है, 54 गुणे 10 की घात -12 इतनी होती है। किसकी वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ पे लिखता हूँ चूंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणे 10 की घात -12, ठीक है जी, है ना। ये किसकी वैल्यू है? तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना। अगर आप इसका मात्रक रखना चाहे तो मात्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं खुद से भी, है ना। तो Q बराबर, अब इनका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक, अगर हम चाहें तो 8.8 भी रख सकते हैं, 5 4 को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी करके अपन कर सकते हैं, चलिए, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। इतना 8.854 है, गुणा किसका करना है? 1.06 का। 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 पंचा 30, 30 2 हासिल 32 हो गया, 32 की 2 हासिल 3 आ गया, और 6 का 8 से गुणा करेंगे तो 48, और 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51, 51 की 1 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 5, फिर 48 और 48 से 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43। 0 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि सभी में 0 आ जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही चीज़ मिल जाएगा। तो 4 5 8 8 जोड़ते हैं तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, हासिल 1 8 1 9, दशमलव कितने के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबको चाहे तो आप हटा सकते हैं। कितना मिल रहा है? 9.28524। अगर हम दशमलव के बाद एक अंक रखना चाहें तो एक अंक बाद देखेंगे, दूसरा अंक 5 से बड़ा है कि छोटा? तो 5 से बड़ा है, जब 5 से ये बड़ा है तो इसमें एक क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, तो 9.3 लिख सकते हैं। तो Q बराबर कितना आ गया? 9.3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम, ठीक है, ये आ गया। अब चाहे तो आप अतः लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? अतः ए वाले के लिए क्या पूछा था? ए वाले में घन से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो 1.059, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। या अगर चाहे तो हम इसको 6 लिख सकते हैं, सीधा 6 लिख देते, 1.06, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, होगा। बी वाला, घन के भीतर 9.3 गुणे 10 की घात -12 कूलम आवेश होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रश्न आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ को लेके चला है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नई क्लास में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको और चीज़ें अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, और अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थ्योरी भी अभी कुछ थ्योरी बची है, पहले चैप्टर की थ्योरी भी करानी है, ठीक है। और थ्योरी में हमें बस गॉस प्रमेय का 1 2 टॉपिक बचा हुआ है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, और बाकी सब हो गया है थ्योरी में भी, ठीक है। तो हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक भी एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल जैसे ही खत्म हो जाएगा इसके बाद हम सिलेबस में जो आपका अभ्यास में दिया हुआ है न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसी तरह पढ़ने के लिए बस चैनल में बने रहिए, और ठीक है, तो बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।